2 अप्रैल 2024 भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही है और कटघरे में जजेस के सामने 2 व्यक्ति हाथ बांधे हुए अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। कोर्ट की अवमानना और गलत दावे करने के इल्जाम में कोर्ट के सामने खड़े ये दोनों व्यक्ति भारत की उस बड़ी कंपनी के कर्ता धर्ता थे जिसने पिछले कुछ सालों से FMCG सेक्टर्स में धमाल मचा रखा है। एक ऐसी कंपनी जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और जिसका रेवेन्यू 1.2 बिलियन US$ बताया जाता है। आज भारत के लगभग सभी घरों में किसी न किसी तरह से अपनी मौजूदगी और अपना प्रभाव रखने वाली यह कंपनी और इस कंपनी को खड़ा करने वाले बाबा रामदेव और बालकृष्ण की कहानी क्या रही है, किस तरह यह विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ था और किस तरह इस कंपनी ने 2 आम लोगों की बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जरिए भारत में खुद को सभी लोगों की पसंद बना लिया था। और इस पूरी यात्रा में लोगों से धोखाधड़ी, झूठे बयान और गलत दावों के तार किस तरह से जुड़ते हैं, यह सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। हरियाणा में एक जिला है महेंद्रगढ़ और इस जिले में एक गांव आता है सैयद अलीपुर, जिसमें राम निवास और गुलाबो देवी के घर साल 1965 में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रामकिशन यादव रखा गया। रामकिशन यादव जिन्हें आगे चलकर भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे पसंदीदा योग गुरु बाबा रामदेव बनना था, लेकिन उससे पहले एक लंबी यात्रा थी जिसे पूरा करने से पहले भविष्य की तरफ देखना ठीक नहीं होता है। तो हमें भी इस यात्रा के अनुसार ही चलते रहना चाहिए, जिसका पहला सिरा साल 1975 के आसपास कहीं जाकर के नजर आता है। और जब रामकिशन यादव ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद शाहबाजपुर के सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया था और आगे की पढ़ाई पूरी करने में जुट गए थे। रामकिशन यादव को खेल कूद, योग, व्यायाम के काम बहुत पसंद आते थे। उन्हें स्कूली किताबें और वो पढ़ाई पसंद थी या नहीं इसका तो पता नहीं, मगर ये जरूर था कि रामकिशन अपने पसंदीदा काम की किताबों को पढ़ने में शुरू से ही दिलचस्पी रखते थे और अलग अलग किताबों के जरिए योग और व्यायाम की जानकारियां जुटाते थे। 8 साल की उम्र में एक दिन रामकिशन छटपटाते, गिरते पड़ते बड़े मुश्किल से स्कूल से घर पहुंचे। दोस्तों को लगा इसमें कोई भूत वगैरह का प्रवेश हो गया है, मगर जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि रामकिशन के शरीर के पूरे बाएं भाग को लकवा हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए जिंदगी भर रामकिशन को अपंग की श्रेणी में रह करके जिंदगी बितानी होगी। यहाँ से एक नया सिरा खुलता है। रामकिशन यादव ने योग को अपनी विकलांगता से लड़ने और उस पर जीत हासिल करने के लिए जरिया बनाने का फैसला लिया और लगातार अपनी जिंदगी को योग साधना में लगा दिया। और एक 8 साल के बच्चे में योग व्यायाम को लेकर इतना आत्मविश्वास और खुद को उस आत्मविश्वास में बनाए रखने का साहस कहाँ से आया था, यह सच में सोचने वाली बात है। मगर एक बार अगर ये सोचना छोड़कर उस विश्वास का परिणाम देखें तो आपको योग का चमत्कार दिखाई देता है। मगर हम और आप यहाँ भूल जाते हैं कि चमत्कारिक यात्रा का दूसरा सिरा एक बच्चे ने बड़े साहस और धैर्य के साथ पकड़े रखा हुआ था। आज बाबा रामदेव का पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत है। उनकी एक आंख को देख करके ही आज अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा रामदेव का शरीर कभी लकवा ग्रस्त भी रहा था। खैर, आगे की कहानी पर चलते हैं। जब बाबा रामदेव ने लकवा होने के बाद अपने स्कूल को बीच में छोड़ दिया और अपने पिता को बिना बताए गुरुकुल में दाखिला ले लिया। जाहिर है स्कूल छोड़ने का साहस और गुरुकुल ज्वाइन करने के फैसले के कारण भी बाबा रामदेव के लिए योग, व्यायाम और आयुर्वेद जैसे विषय ही रहे थे। यहाँ बाबा रामदेव की मुलाकात एक सिक्योरिटी गार्ड के बेटे बालकृष्ण से हुई। बालकृष्ण का जन्म नेपाल में हुआ था। सुमित्रा देवी और जय वल्लभ सुवेदी के नेपाली परिवार में ही बालकृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यहाँ से जब काम की तलाश में पिता भारत आ गए, बालकृष्ण का दाखिला खानपुर गुरुकुल में हो गया और यहाँ बाबा रामदेव से इनकी मुलाकात हुई थी। बालकृष्ण को जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक चीजों से बहुत ज्यादा लगाव था। इन सभी बातों के बारे में जानकारी हासिल करना और उनके साथ जोड़ तोड़ करने का काम बालकृष्ण को शुरू से बहुत पसंद था। पसंदीदा क्षेत्र दोनों व्यक्तियों का लगभग एक ही था, तो दोस्ती होना लाजमी था। सो हुआ भी ठीक ऐसा ही। और यहाँ से एक नई दिशा में यात्रा शुरू हुई, जहाँ से दोनों को अपने अपने सवालों और उनके जवाबों के साथ एक जगह पर आकर के मिलना था और वहाँ से एक विशाल साम्राज्य की भागदौड़ संभालनी थी। बाबा रामदेव अपने प्रश्न और अपनी बातें लेकर कलवा आश्रम पहुँच गए, जहाँ उन्होंने आचार्य बलदेव को अपना गुरु बनाया और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने रामकिशन यादव को रामदेव नाम दिया। अगर आगे सिलसिला चलता रहा। बाबा रामदेव के ब्रांड रामदेव बनने की कहानी यहाँ से शुरू होती है, जिसमें लगातार उन्हें एक ऐसा यात्री बने रहना था जिसका मन बहुत जल्दी कहीं टिकता नहीं है। एक ऐसा यात्री जिसने गुरुकुल से अपना नाम हासिल किया और फिर गंगोत्री की यात्रा पर चला गया और वहाँ से नीचे उतरा तो हरिद्वार की यात्रा पर निकल गया, जहाँ 1-2 लोगों को योग व्यायाम सिखाना शुरू किया। इस काम में मन लगाना शुरू किया। हरिद्वार से गुजरात आ गया। यहाँ एक व्यापारी के जरिए बाबा रामदेव को पहली बार 1000 से भी ज्यादा लोगों को एक साथ व्यायाम सिखाने का अवसर मिला। यहाँ से एक कमाल की कहानी शुरू हुई। कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे नाम यहाँ से लोगों को समझ में आना शुरू हुए और एक सामान्य कम पढ़ा लिखा व्यक्ति देश में टेलीविजन का सबसे जाना पहचाना चेहरा बन गया। यह 90 का दशक था
जब देश में टेलीविजन हर घर पहुंच रहे थे। क्रिकेट और सिनेमा के बहाने लोगों में एक होड़ मची हुई थी और यही वो समय था जब राम मंदिर निर्माण के बहाने हिंदू धर्म और संस्कृति की एक हवा भी देश भर में उठ रही थी। देश की इकोनॉमिकल और सोशल हालात करवट बदल रही थी और इसका फायदा बाबा रामदेव को भी हुआ था। जब 1995 से उन्होंने योग सिखाने के लिए शिविर आयोजित करवाने शुरू किए और फिर साल 2001 से संस्कार चैनल के जरिए सुबह सवेरे देश भर में लोगों तक पहुंचना शुरू किया। 45 मिनट का यह स्लॉट अगले साल आस्था चैनल पर बढ़ गया और धीरे धीरे बाबा रामदेव घर घर तक पहुंचते गए। धार्मिक चैनल से न्यूज चैनल्स तक बाबा रामदेव ने अपना विस्तार किया और अब एक ऐसा समय भी आया जब दिन के 24 घंटों में से 18 घंटे बाबा रामदेव किसी न किसी तरह से अलग अलग चैनल्स के जरिए दिखाई दे जाते थे। और आज बाबा रामदेव अपनी एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी भी चलाते हैं जिसके पूरे चैनल्स दिन भर बाबा रामदेव के विचारों और उनकी कहानियों की चर्चाएं चलाती रहती है। ब्रांड रामदेव स्टैब्लिश हो गया था और अब उसे एक नई दिशा में नए तरीके से नए लोगों के साथ प्रयोग मिलाने का समय था, जिससे एक साम्राज्य स्थापित होना नियति ने निश्चित कर लिया था। इस साम्राज्य की पहली ईंट कुछ साल पहले 90s के दशक में 3 लोगों के जरिए रखी गई थी। जी हाँ, इस कहानी में पहले 3 लोगों ने अपनी अपनी जानकारी, ज्ञान, पढ़ाई और जिज्ञासा और समझ को एक साथ लेकर कुछ बड़ा निर्माण करने का फैसला किया था। भारत की योग और आयुर्वेद की हजारों साल पुरानी संस्कृति को लोगों तक पहुँचाना इस निर्माण का उद्देश्य था। आचार्य करमवीर को इस तकड़ी का आखिरी हिस्सेदार बताया जाता है। उनके साथ मिलकर दिव्य योग मंदिर नाम से एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ जिसमें आचार्य शंकर देव भी शामिल हुए और उन्होंने इस ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देने का काम किया। ट्रस्ट बन गया। अगले 9 महीनों के अंदर ही लोगों की छटनी भी हो गई और फिर साल 2007 में आचार्य शंकर देव के लापता हो जाने के साथ ही टीम में सिर्फ 2 खिलाड़ी रह गए थे जो अभी तक साथ चलते जा रहे हैं। ये 2 लोग जिन्होंने एक साथ मिलकर एक ब्रांड बनाया, उनमें निजी तौर पर कोई भी समानता नजर नहीं आती है। एक बहुत ही अच्छे से हर जगह बोलना जानता है तो दूसरे को बोलते हुए शायद ही कभी किसी ने सुना होगा। एक टेलीविजन का सबसे पसंदीदा योग गुरु है तो दूसरे को टेलीविजन पर देखे हुए कई साल गुजर गए हैं। एक महिंद्रा में ट्रेवल करता है तो दूसरा लैंड रोवर से चलता है। एक आईफोन पर आंकड़ों की गणित में उलझा हुआ दिखाई देता है तो दूसरे के पास कई सालों तक और शायद अब भी माइक्रोमैक्स का ही कोई मोबाइल है। एक आलीशान बंगले में सोना पसंद करता है तो दूसरे को जमीन पर बिना एसी के भी नींद आ जाती है। एक भगवा धारण करता है तो दूसरे को सफेद रंग से प्यार है। मगर जब कभी ये दोनों एक साथ बैठते हैं तो आपस में संस्कृत में बातें करते हैं। कितनी अजीब बात है कि ऐसे 2 लोगों ने साथ में मिलकर साल 2006 में एक कंपनी को शुरू किया था और अगले 18 सालों में उस कंपनी ने हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसे बड़े खिलाड़ियों को पूरी तरह से पछाड़ दिया है और अपने क्षेत्र में अपने देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। चलिए जानते हैं ये कहानी किस तरह से शुरू हुई, कौन से फैक्टर्स और फैसलों के जरिए ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था। भारत में लिबरलाइजेशन की शुरुआत के बाद हर छोटे बड़े सेक्टर्स में नए ब्रांड्स और दूसरे देश की कंपनियों ने भारत में अपनी जगह को मजबूत बनाना शुरू किया था। मार्केट बहुत बड़ा और नया था। लोगों में बाहरी चीजों और उनके नुकसान फायदों के बारे में ज्यादा समझ भी नहीं थी, इसलिए हर नया पुराना ब्रांड खुद को स्थापित करने के लिए भारत को कैप्चर करना चाहता था। और इस दौर में FMCG और उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत सी प्राइवेट कंपनियां भी थी और इससे भारत में धीरे धीरे लोगों के बीच घरेलू नुस्खे, योग और आयुर्वेद की जगह खत्म होना शुरू हो गई थी। लोग इंजेक्शन से इलाज कराना पसंद कर रहे थे। जल्दी से जल्दी ठीक होने की कोशिश में लोगों ने काढ़ा और जड़ी बूटियों को दरकिनार करना शुरू कर दिया था और ऐसे में साल 1995 में बाबा रामदेव और उनके साथियों ने इसी भरोसे को वापस लाने के लिए अपना पहला प्रयास शुरू किया और फिर साल 2006 में पतंजलि की शुरुआत हुई। शुरुआत में हर नई कंपनी की तरह इस कंपनी को भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फंड्स की कमी, मार्केटिंग की जद्दोजहद, ट्रस्ट बिल्ड करने की समस्याएं, पुराने खिलाड़ियों से कंपटीशन और एक सवाल कि क्या भारत फिर से इस ब्रांड के जरिए आयुर्वेद पर भरोसा करना शुरू करेगा या नहीं। इन सब मुश्किलों के बावजूद बाबा रामदेव ने पहले खुद को टेलीविजन पर स्थापित किया और फंड्स इकट्ठा किए, खुद को एक भरोसेमंद चेहरा बनाया, लोगों को अपने योग के जरिए ठीक किया और आयुर्वेद के इतिहास और महत्वपूर्ण जानकारियों से लोगों को अवगत कराया। साल 2012 में पतंजलि ने FMCG मार्केट में खुद को उतारा, यानी कि एक ऐसा मार्केट जिसमें डेली जरूरत की सभी चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे शैम्पू से लेकर आटा और बाकी सभी छोटी मोटी चीजें जो हम रोज यूज करते हैं। और इस मार्केट में हर चीज के लिए पहले से ही एक टफ कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा था, जैसे में एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जरूरत थी। यहाँ पतंजलि के लिए मेड इन इंडिया जैसे स्लोगन्स ने बेहतरीन काम किया। किसी बड़े फिल्म स्टार या खिलाड़ी के बिना पतंजलि अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के जरिए लोगों की नब्ज पकड़ने में कामयाब हो गया था। लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे थे। और तीसरी बात ये कि बाकी सभी कंपनियों से पतंजलि के प्रोडक्ट्स की कीमत भी बहुत कम थी, जो भारत में लोगों की सबसे बड़ी शर्त होती है। पतंजलि को टेलीविजन पर मार्केटिंग के लिए ज्यादा कुछ खर्च करने की जरूरत कभी नहीं हुई, क्योंकि इसके लिए एक चेहरा काफी था। लोग पतंजलि के नाम पर और उस ब्रांड पर अपने विश्वास के चलते अब सभी चीजें खरीद रहे थे। लोगों का विश्वास बढ़ता गया तो बिजनेस में भी छलांग नजर आना शुरू हुई। साथ में पतंजलि भी बढ़ता चला गया और नए नए सेक्टर्स ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, अपनी मार्केटिंग, जनरल स्टोर्स और नए देशों में अपनी जगह का विस्तार किया, नए नए कैंपेन रन किए, लोगों को मेड इन इंडिया और आयुर्वेदिक चीजों को यूज करने के लिए जरूरी बातें समझाई। लोगों में आसपास के माहौल और असर को देखते हुए भरोसा कायम हो गया था। पतंजलि साल 2020 आते आते खासकर भारत में इतना बड़ा बन गया था कि उसके नाम पर कुछ भी खरीदा बेचा जा सकता था।
बाबा रामदेव इसके पीछे एक बड़ा कारण थे, क्योंकि लोगों के लिए योग और आयुर्वेद का मतलब भारत में बाबा रामदेव ही थे। पतंजलि को आज 18 साल हो गए हैं और इन 18 सालों में इस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। लगभग 10,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ 2 लाख लोगों को रोजगार देने वाली लगभग 900 प्रोडक्ट्स में डील करती है और दुनिया भर में 85,000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स पर ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और दुनिया भर का मतलब यहाँ सच में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली देशों से है, जिसमें यूके और US भी शामिल है। पतंजलि ने लोगों को बड़े स्तर तक जोड़ने के लिए योग ग्राम, आचार्य कुल, गुरुकुल, गौशाला और खेती बाड़ी, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि वेलनेस सेंटर और पतंजलि यूनिवर्सिटी जैसे बहुत ज्यादा सेंटर भी स्थापित किए हैं, जहां पर अलग अलग तरीके से लोगों को प्रकृति के बीच रहकर खुद को स्वस्थ और प्रसन्न बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। और लोगों में अपने आसपास के वातावरण और सही दिनचर्या को लेकर एक माइंडसेट भी डेवलप होता है। साल 2021 में फोर्ब्स पत्रिका ने एक रिपोर्ट में पतंजलि के फाउंडर बालकृष्ण की कुल संपत्ति $2.3 बिलियन बताई थी और एक समय में बालकृष्ण को भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। बाबा रामदेव पतंजलि की सक्सेस के पीछे एक बड़ी वजह और एक बड़ा चेहरा है, मगर बालकृष्ण के पास इस कंपनी का लगभग 94% हिस्सा है और इस वजह से बालकृष्ण नेपाल में पैदा हुए दूसरे और भारत के तीसरे सबसे युवा बिलियनियर बन गए थे। बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पर अपने बढ़ते आकार और प्रभाव के साथ साथ आरोप भी लगातार साथ साथ चलते रहे, कभी अपनी दवाइयों और दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर के झूठे दावों की वजह से, तो कभी किसी राजनीतिक मामलों में अपने बयान से, तो कभी किसी की हत्या और गुमशुदगी के लिए भी बाबा रामदेव को लोगों के ताने और आलोचनाएं झेलनी पड़ी हैं। चलिए एक एक करके सभी कंट्रोवर्सीज को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नवंबर 2010 में जब बाबा रामदेव के करीबी राजीव दीक्षित का देहांत हुआ था, तो कुछ लोगों ने बाबा रामदेव को इसके लिए गुनहगार बताया था। इससे पहले 2007 में जब इनके गुरु लापता हो गए थे, तभी बाबा रामदेव पर ये सब कुछ करने के लिए आरोप लगाए गए थे और केस भी दर्ज किया गया था। होमोसेक्सुअलिटी पर विवादित बयान और कोरोना के समय ऑक्सीजन के लिए भटक रहे लोगों पर तंज करने के आरोप भी बाबा रामदेव पर लगाए गए थे। मगर इनमें से जिस विवाद ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा वो साल 2020 में उस समय सामने आया जब देश भर में कोरोना के कारण अफरा तफरी मची हुई थी और हर कोई दुनिया भर में इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी अपनी कोशिश कर रहा था। बाबा रामदेव ने इस अफरा तफरी में भी फायदा ढूंढ लिया और कोरोनिल नाम से एक दवाई को लॉन्च कर दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके यह दावा किया कि कोरोनिल दवा कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे कारगर साबित हुई है। इससे 100% मरीजों को राहत मिली है और इसे WHO ने भी अप्रूव किया है। मगर सच में ऐसा कुछ भी नहीं था और इसका खंडन खुद WHO ने उस समय सोशल मीडिया के जरिए करते हुए खुद को इस मामले से दूर कर लिया था। बाकी बात रही भारत में इस दावे को लेकर रिसर्च की, तो ऐसा कोई भी सर्वेक्षण दवा को लॉन्च करने से पहले नहीं करवाया गया था। इसके अलावा बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस होने पर छुटकारा पाने के लिए लोगों को कुछ घरेलू इलाज भी बताए थे जो बेबुनियाद और मनगढ़ंत थे और विज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं था। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोनिल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार और राजस्थान में बाबा रामदेव और उनके साथी पर धोखाधड़ी और नकली दवाएं बेचने के मामले में केस दर्ज किया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों में बढ़ रही दहशत का गलत फायदा उठाने के आरोप में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। इन सब के बाद बाबा रामदेव ने अपना कुछ बयान वापस भी ली और कोरोनिल को बेचना बंद भी कर दिया, लेकिन उनकी हरकतें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। गोमूत्र से कोरोना का इलाज करने का दावा करने वाले बाबा रामदेव ने इस दौरान देश के एलोपैथी डॉक्टरों और चिकित्सा विज्ञान पर भी खूब भला बुरा कहा था, जिसके बाद IMA की तरफ से बाबा रामदेव पर केस भी दर्ज किया गया। इस पर वर्तमान में कंपनी से लेकर दोनों व्यक्तियों पर केस चल रहा है। 2023 और इसके बाद भी बालकृष्ण और बाबा रामदेव पर कोर्ट की अवमानना, भ्रामक प्रचार और गलत दावे करते रहने का आरोप लगता रहा है और अब कोर्ट ने ये सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि कंपनी को जल्द ही अपने सभी गलत विज्ञापन बंद करने होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हर विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 2 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने जजेस से बिना शर्त माफी मांग ली, लेकिन उन्हें माफी नहीं मिली और आगे भी अब दोनों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। साल 2022 में एक छोटे से बयान की वजह से शुरू हुए इस केस की वजह से आज पतंजलि की पूरी लेगेसी लोगों पर इसका विश्वास शक के घेरे में आ गया है। लोगों के मन में अब अपने सबसे पसंदीदा ब्रांड और प्रोडक्ट्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर इसका कारण सिर्फ ये कोर्ट की दलीलें और केस नहीं है। दरअसल इस मामले की वजह से अब इंटरनेट पर पतंजलि के अलग अलग प्रोडक्ट्स में होने वाली मिलावट और बाकी खराब बातों को भी सामने रखा जा रहा है। पतंजलि की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट्स, दावे, इसके पीछे का सबसे बड़ा चेहरा और बाकी लोगों के साथ साथ वो सब कुछ अब सवालों और जवाबों में फंसा हुआ है, जिस पर कभी हर कोई आंखें मूंद करके विश्वास कर लेता था। अब लगता है कि इस कंपनी से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को अग्नि परीक्षा पार करने के बाद ही अपना सम्मान और प्यार मिलेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों को ढलान पर आते हुए भी समय नहीं लगता है और ये मुश्किल नहीं है कि इस लिस्ट में पतंजलि भी खड़ा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि पतंजलि अपने फैसले, अपने दावों और प्रोडक्ट्स के निर्माण और मार्केटिंग में सही तरीके से काम करे। लोगों के डर और प्यार के साथ खिलवाड़ करना किसी भी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। अब 10 अप्रैल के दिन कोर्ट में एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। उम्मीद है कि हमें कोई फैसला सुनने को मिलेगा और सभी बातें पटरी पर लौट आएंगी। सबको अपनी गलती का सही एहसास हो जाएगा और सब कुछ फिर उसी रफ्तार से बढ़ता चलेगा जैसे पहले चल रहा था। इस उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।